नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्र और मित्रता अनमोल है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में अपने साथी मित्र का ध्यान रखे और साथ दे। ऐसे ही मैत्री संबंध की चर्चा आज हम करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर पत्रकार संजय कुमार उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारा इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बताएं। किस तरह से शुरुआत हुई और कैसे संबंध है इस पर? भारत नेपाल का संबंध प्राचीन काल से नहीं है, पौराणिक है। और अगर ये कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। रामायण काल में अगर रामायण की चर्चा है तो उसमें जनक धाम की भी चर्चा है, राम की चर्चा है, माँ जानकी की चर्चा है। तो बहुत पौराणिक संबंध है और वो संबंध अभी तक जी काफ़ी मधुरता से चल रहा है जी। कोई रुकावट नहीं आई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। और नेपाल एक भाई की ही तरह है, ठीक बगल में। वो संबंध अभी तक चल ही रहा है और चलेगा, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। अगर नेपाल को ज़रूरत भारत की है तो भारत की भी ज़रूरत नेपाल को है। तो न केवल एक पड़ोसी का संबंध है बल्कि एक आदर्श भाई का उसी तरह से संबंध है जिस तरह से राम और लक्ष्मण का। जी सर, 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसने बहुत मदद की थी नेपाल की। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। वो मूल रूप से वह काठमांडू घाटी के इर्द गिर्द वह अधिक प्रभावित किया था जी। काठमांडू को भी काफ़ी प्रभावित किया था, और जब काठमांडू को प्रभावित कर दिया तो उसके नाभि को ही प्रभावित कर दिया। लगभग पूरा नेपाल तबाह सा हो गया जी। उस समय भारत सरकार ने तुरंत बगैर कोई विशेष योजना के 100 से अधिक परियोजनाओं पर, हेल्थ सेक्टर में, एडुकेशन सेक्टर में, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर ध्वस्त हो गया था भूकंप से, भूकंप काफ़ी भीषण था, वो विश्व स्तर का भूकंप था, तो उन सभी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए, माने कई 100 करोड़ रुपए की योजनाएं वहाँ पर लगाई जी। वो काम अभी चल भी रहा है। हालांकि कोविड-19 के दौरान थोड़ा धक्का जरूर लगा है, पूरे विश्व को धक्का लगा है। कई देसी विदेशी परियोजनाएं जो वहाँ चल रही हैं वह भी प्रभावित हुई हैं। तो भारत की भी जो संपोषित योजनाएं हैं वह भी प्रभावित हुई हैं जी। लेकिन वो रेल लाइन का निर्माण, वो जनकपुर धाम, माने बिहार के जनकपुर से बड़ी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है जी। वो फिर से शुरू करने की योजना है। भारत सरकार काफ़ी उत्साह के साथ उसमें काम कर रही है जी। और वो आगे करीब 24 किलोमीटर तक बन गई। वो योजना लगभग पूरी हो गई है जी। और जब तब भारत सरकार और नेपाल सरकार की वार्ता होते रहती है उस संबंध में। उसके अलावा और भी कई विकासात्मक योजनाओं पर। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो पैंडेमिक, जो कोरोना महामारी जो फैली, हर देश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ और उसमें नेपाल भी एक है जो देश है वो प्रभावित दिखा। तो भारत ने इस वक्त भी काफ़ी साथ दिया नेपाल का। कई जो मदद जितनी भी हो सकती थी भारत के द्वारा की गई। मैं चाहूँगा जो ग्रास रूट लेवल पे जो मदद की गई उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। देखा जाए नेपाल का जो हेल्थ सेक्टर है जी, वो काफ़ी पुअर है, बहुत कमज़ोर लचर हेल्थ सेक्टर है। और ख़ास करके जो भी उसका हेल्थ सेक्टर है वो सेंट्रलाइज्ड है बड़े शहरों में, लाइक काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, वीरगंज आदि। कुछ तो ऐसे हैं जो तराई क्षेत्रों में केंद्रित है। घाटी और पहाड़ पर बहुत कम है, पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत कम है जी। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए सबसे पहले टीका की वहाँ पर व्यवस्था की, वेंटिलेटर भेजा, ऑक्सीजन भेजा, और जिसके चलते वहाँ केपी शर्मा ओली उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की भारत की जी।
और उसी तरह से जिस तरह से एक पड़ोसी को नहीं बल्कि एक भाई को जैसे लोग मदद करता है, जी उस तरह से भारत एकदम काफ़ी आगे बढ़कर, जी कई कदम आगे बढ़कर भारत ने मदद की। जी और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर में जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है नेपाल को, तो भारत मदद करता ही है। भूकंप के दौरान भी हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार ने काफ़ी मदद की थी। जी और पीड़ितों के लिए भी उनके जो हाउसेस जो बिल्कुल ये हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, जी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए भी भारत सरकार ने काफ़ी काम किया। जी तो कोविड-19 के दौरान तो वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और भी कई मेडिकल उपकरण वहाँ पर भारत सरकार ने बगैर कोई ये के भेजा और नेपाल जी भारत एक सच्चे साथी, एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा सच्चे मित्र की तरह नेपाल के साथ खड़ा रहा बिल्कुल खड़ा रहा। जी बिल्कुल खड़ा रहा। जी सर, पैंडेमिक के दौरान और भी कई चीज़ें, जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति आई थी, तो नेपाल माना जाता है एक पर्यटक स्थल है, उसकी वजह से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा नेपाल को, काफ़ी कठिनाइयाँ भी हुई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखा जाए, नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है जी उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। करीब उसके जीडीपी का 7.9%, करीब 8% के आसपास जी वो पर्यटन क्षेत्र उसको देता है। और न केवल भारत बल्कि विश्व के कई पर्वतारोही जी और टूरिस्ट वो वहाँ जाते हैं, और वो एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड का, जी बहुत बड़ा अट्रैक्शन सेंटर है, क्योंकि कई पर्वतमालाएं हैं और घाटियां हैं, और लोग वहाँ पर कई तरह के रोमांच के लिए भी जाते हैं। तो पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नेपाल ने एक योजना बनाई थी, विजिट नेपाल 2020। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नेपाल ने एक योजना बनाई थी, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जी विजिट नेपाल 2020। इस योजना को वो विश्व स्तर पर उसने फैलाया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, यूरोप से लेकर मैंने भारत सभी देशों में उसने बाजाप्ता आमंत्रित किया। कई पैकेज की घोषणा भी उसने की टूरिस्ट के लिए। लेकिन 2020 में अभी लोग वहाँ जाते, जी तब तक 2020 में कोविड-19 ने वहाँ हीट कर लॉकडाउन की स्थिति हो गई, महामारी की स्थिति पूरे विश्व में थी, नेपाल में भी आ गई। हालांकि पहली लहर में नेपाल अपने को बचाने में काफ़ी सफल रहा है, जी वहाँ भी भारत के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली लहर में ही यहाँ से भारत सरकार ने भेजा था। तो वो वहाँ के जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको दो महत्वपूर्ण सेक्टर में बांट कर देखा जा सकता है। एक तो पर्यटन का क्षेत्र है और दूसरा कृषि का क्षेत्र। पर्यटन के क्षेत्र में करीब 8%, 7.9% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है पर्यटन। जी इसको वो लोग चाह रहा था बढ़ाना, और ये बढ़ने की वहाँ काफ़ी संभावनाएं भी, असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जो जगह वहाँ का पर्यटन स्थल ना हो। नारायण घाट हो, काठमांडू की घाटियाँ हो, पशुपतिनाथ हो, पोखरा हो, कई, मैंने मुझे तो लगता है सैकड़ों। वो उत्तराखंड, मैंने भारत के उत्तराखंड से प्रवेश कीजिए जी और इधर आप सिक्किम, वेस्ट बंगाल तक घूम लीजिए, जो बॉर्डर पड़ता है करीब 5 राज्य को छूता है, भारत के 5 राज्य। तो 5 राज्य को जो छूता है वो प्रायः सभी एकदम टूरिस्ट सेंटर हैं और शानदार, बहुत अच्छे। जी तो इसके मद्देनज़र वो चाहा कि अपने और इकोनॉमी को हम बूस्ट करें, और बूस्ट करने के लिए एकमात्र उसके पास माध्यम उसका पर्यटन।
उसमें उसको बहुत मेहनत भी नहीं करनी, कोई कृत्रिम तरीके से भी कोई काम नहीं करना है। तब तक हीट कर दिया जिससे काफ़ी प्रभावित हुआ, और फॉरेन करेंसी तो प्रभावित ही हुआ, जी वहाँ के घरेलू उत्पाद और घरेलू इकोनॉमी जो वह भी काफ़ी प्रभावित हो। बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ गई, जी लोग काफ़ी परेशान हुए, और इधर भारत में भी लॉकडाउन हो गया। भारत में लॉकडाउन होने की स्थिति से हुआ क्या कि जो नेपाल के जो यहाँ पर श्रमिक थे या कामगार लोग थे, उन्हें भी वापस अपने घर जाना पड़ा। जी तो नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है, उसमें करीब 80 लाख के आसपास भारत में काम करते हैं। जी तो ये जो नेपाली नागरिक है, इनको जाने में काफ़ी परेशानी हुई ही होगी। जी हाँ, तो रोज़गार का भी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जी कृषि पर भी तो असर पड़ा ही, ग्लोबली पड़ा, पूरे विश्व में पड़ा, तो नेपाल में भी। जी तो ये कोविड-19 ने तो नेपाल को बड़ी धक्का पहुंचाया। सर, रोज़गार की बात हो रही है। जो लोग जो निवासी हैं नेपाल के, वो भारत में आके रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, तो क्या जैसे बाकी देशों में अगर हम जाते हैं तो हमें वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ऐसा यहाँ भी है कि अगर जो नेपाल के निवासी हैं वो यहाँ आकर अगर काम करते हैं तो उनको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है, या भारत के जो नागरिक हैं वो नेपाल जाकर काम करें तो उनको वर्क परमिट, ऐसा कुछ प्रावधान है? ये 1950 जी की एक संधि, बड़ी बेंचमार्क अलायंस उसको माना जाता है। जी तो 1950 की संधि के अनुसार दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र हैं एक दूसरे देश में आने जाने के लिए। जी कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, और विश्व का एकमात्र देश है भारत, और एकमात्र देश भारत के लिए नेपाल है, जी जहाँ जाने के लिए कोई पासपोर्ट, वीज़ा या कोई कठोर वैधानिक प्रक्रिया नहीं। जी वो बड़ा लचीला है, उसी तरह से जैसे कि भारत में यहाँ से पंजाब चला जाना, जी। हरियाणा चला जाना, या हरियाणा पंजाब के लोग का बिहार चला आना, झारखंड चला जी जी। जी सर, एक और बात है, जैसे भारत हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, तो कई विकास संबंधी क्षेत्रों में भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, जो भी सहायता हो, सहयोग हो, वो उपलब्ध कराया है। तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी आप चर्चा करें। देखा जाए वहाँ का, मैंने पहले भी बात की थी कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत लचर है, बहुत पुअर है। हेल्थ सेक्टर में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जी कई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं, जी खास करके घाटी के क्षेत्रों में, और सड़क निर्माण में भी भारत बहुत आगे बढ़कर काम किया है। फिर अस्पताल, एकेडमिक सेंटर, जो शैक्षिक केंद्र है नेपाल के, जी उसमें भी भारत ने काफ़ी काम किया है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने नेपाल की बहुत बड़ी मदद, कोई अभी नहीं, शुरू से ये की। जी हाँ, और कभी कभी रहस्यमय बीमारी भी वहाँ पर हो जाती है घाटी में, तो रहस्यमय बीमारी का कारण वहाँ का पर पता ठीक से इसलिए भी नहीं चल पाता क्योंकि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत मेडिकली, क्लिनिकली नेपाल बहुत साउंड नहीं है, बहुत रीच नहीं है। वैसी स्थिति में भारत सरकार मेडिकल टीम भी यहाँ से भेजती है, जी और WHO भी उसको काफ़ी मदद करता है मेडिकल के क्षेत्र में। एकेडमी के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी मदद की है। कंस्ट्रक्शन वगैरह तो पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा है। जी रेल निर्माण की मैंने बात की ही, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत जी हमने अन्य क्षेत्र की बात की, अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें किस तरह से मददगार साबित होता है भारत? वो तो सामाजिक सांस्कृतिक एक बड़ा प्राचीन संबंध है, जैसे था वैसे अभी है। जी शादी विवाह, नेपाल से आना जाना, बारात, शहनाई का गूंजना बॉर्डर पर, जी। सरहद पर, ये तो बड़ा आम है। उसी तरह से जिस तरह से अन्य भारत जगह, में, जी। बिहार में, झारखंड में, जी अदर कई जगहों पर तो जाने पर पता भी नहीं चलता कि मैं कहीं दूसरे देश में हूँ, या फिर नेपाल के लोग यहाँ आते तो उनको पता नहीं चलता कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। जी
सर एक मैंने लाइन पढ़ी, रोटी बेटी का रिश्ता, ये क्या है? इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप प्रकाश डालें, रोशनी डालें, आखिर ये है क्या रोटी बेटी का रिश्ता? रोटी बेटी का रिश्ता वो वैवाहिक संबंध से है। जी तो वैवाहिक संबंध तो माने माँ जानकी सीता का ही विवाह भगवान राम से हुआ, जी अयोध्या निवासी से हुआ, जी अयोध्या के राजकुमार से हुआ। जी तो एक वो प्राचीन काल से एक शादी विवाह का की परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा अभी भी है। तो एक बेटी का संबंध हो गया, और जहाँ बेटी आई तो रोटी तो आएगी ही, जी तो रोटी तो होगा ही, तो रोटी बेटी का संबंध है। जी। मैं जब भी मैंने जब पढ़ा भारत और नेपाल रिश्ते, उसमें ज़्यादातर जगह मुझे ये रोटी बेटी का हाँ, रिश्ता ये प्रोवर्ब पढ़ने है। को सुनने को मिला। ये प्रोवर्ब है, जी क्योंकि रोटी बेटी प्रोवर्ब है, एक दूसरे से मिला हुआ है। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी जी। मदद की है वहाँ, और ख़ास करके जो तराई क्षेत्र है वहाँ नेपाल का, जी तो तराई क्षेत्र में जाने पर आपको एग्रीकल्चर का पैटर्न और वहाँ जो प्रजातियाँ हैं वो अनाज उपजाने की, वो लगभग वैसी ही मिलेगी जैसे कि भारत में। हम्म, जैसे बासमती चावल, तराई का बासमती चावल हो सकता है कहीं भारत में मिलावट हो, जी लेकिन वहाँ आपको मिलावट नहीं मिलेगी। बेहतरीन क्वालिटी का वो लोग ये करते, उत्पादन करते। जी हाँ, और खाद का भी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा पुराना फूड ग्रेन्स का है। हाँ, जी खास करके वो जब 15 में 5 साल पहले, जी 6 साल पहले जब वहाँ पर भूकंप आया, उस समय तो यहाँ से कई टन क्विंटल अनाज भी वहाँ पर भेजे गए, क्योंकि सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। तो एक रोटी का संबंध तो है ही, बेटी का संबंध तो शहनाई तो गूंजते रहती है सरहद पर। लगन जो शुरू हुआ, जो पंचांग यहाँ है लगभग वही पंचांग वहाँ भी प्रिवेल करता है, हिंदू रिचुअल के अनुसार। जी हिंदू रिचुअल से गाइड होने वाला देश है जैसे भारत है, तो है वो संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। जी जी। सर भारत ने नेपाल के व्यापार में तो भागीदारी निभाई है, साथ साथ जो विदेशी निवेश है उसमें भी कई, एक भारत जो है सबसे बड़ा स्रोत माना गया, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, उसका जो माने बाजार अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से भारत पर ही निर्भर करता है। जी क्योंकि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री है तो बगल में तो है उसका चीन, उधर पड़ोसी देश, लेकिन उससे वो डेली का बिजनेस नहीं कर सकता, बराबर का बिजनेस नहीं कर सकता। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, कर सकता है, बढ़ा सकता है दुनिया के देशों से, लेकिन तीसरे देशों के माल का भी अगर आयात करवाना है, मंगवाना है, उसको भारत का ही मार्ग चुनना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि रास्ते यही पड़ते हैं, जैसे रक्सौल बॉर्डर हो गया, सुनौली बॉर्डर हो गया, यूपी में सुनौली है, जयनगर है। तो हर हाल में भारत तो अपना ये देता है, यह भी एक संधि के तहत है। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो किस तरह से भारत और नेपाल का संबंध आगे बढ़ा है पहले और अब में, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखा जाए, भारत और नेपाल का संबंध प्रगाढ़ था, जी है और रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी ऐसा है कि जब कभी भी वहाँ पर स्थितियाँ प्रतिकूल हुई है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, समाज या महामारी या किसी भी तरह के आंदोलन, उससे भारत भी प्रभावित होता रहा। जी ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब वैचारिक समानता भी है। जी जब वैचारिक समानता है तो एक सामाजिक समानता भी है। तो ये एक सामाजिक वैचारिक समानता जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता रहा है, तो लाजमी है ये संबंध और बढ़ेगा ही। जी अब जैसे वो वहाँ के कई राजनेताओं के पुत्र और पुत्रियाँ की शादी भी भारत में है।
जी और भारत के कई राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां की शादी वो नेपाल में है। ये तो बड़ा विदित है, जी। ये रुकने वाला नहीं है, ये एक प्रवाह है, अनंत काल से चल रहा है, अभी भी है और ये चलता रहे। महामारी तो खैर एक बाधा है, आई फिर चली गई, चली जाएगी, जी लेकिन वो एक बाधा नहीं है, वो तो एक वंशानुगत तरीके से वो चल रहा है, डिनेस्टिकल चल रहा है। जी। सर एक और बात, अगर भारत के जो नागरिक हैं वो नेपाल में ज़मीन खरीदना चाहें या जो नेपाल के नागरिक हैं वो भारत में ज़मीन खरीदना चाहें, तो क्या इसका कोई प्रावधान है? क्या इसमें कोई कठिनाई होगी या कोई नियम है इसमें? इस पे थोड़ा आप नहीं, रोशनी डालें। कठिनाई है। जी वहाँ पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। जी। भारत के लोग तब तक वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते जब तक कि वहाँ पर वहाँ की बेटी, जी दो पक्ष हुआ, तो माने लड़का लड़की, तो अगर लड़का यहाँ के हैं माने वर यहाँ का है और बहू वहाँ की, तो बहू के पक्ष से उनके नाम से जमीन खरीदी जा सकती है जी और खरीदी जाती है। और अगर कहीं वर वहाँ के हैं तो स्वाभाविक रूप से पैतृक संपत्ति पर उनका उत्तराधिकार या अधिकार उसी तरह से होता है जैसे भारत में होता है। जी तो बेटी फिर वहाँ पर गई, अब वो जब बेटी वहाँ गई तो एक नागरिक भी बन गई, भारत की बेटी अगर गई तो, जी और नागरिक जब बन गई तो ये उनके नाम से भी वो परचेज कर सकते हैं। तो ये कोई कठोर वैधानिक प्रक्रिया है भी, लेकिन वहाँ जहाँ पर रक्त संबंध है, खून संबंध है, वहाँ ये प्रक्रिया शिथिल होता है। जी जी जी। सर अगर भाषाओं की बात करें तो यहाँ की भाषा और यहाँ कई ऐसी भाषाएं हैं जो वहाँ नेपाल में भी आसपास बोली जाती है, तो मैं चाहूँगा उन पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। जी, कई बोलियाँ हैं, जी कई बोलियाँ हैं, जैसे कि भोजपुरी आपको फ्लुएंटली बोलते हुए आपको बीरगंज साइड में मिल जाएंगे। जी रक्सौल पार किए बीरगंज में आपको भोजपुरी मिल जाएंगे, काठमांडू तक मिल जाएंगे, जी मैथिली बोलते हुए मिल जाएंगे। ये खास करके ये दो भाषाएं माने जो भारत की जो दो बोलियां, भाषा बोली, ये वहाँ पर प्रभावी हैं। जी हाँ, और हो सकता है कि आप नेपालीज हम लोग ना समझें, लेकिन जो नेपाल के लोग हैं, नेपाली नागरिक, वो भोजपुरी समझते हैं। जी। अगर भोजपुरी में उनको कुछ कहा जाए, जी इसका मतलब कि उनका एक व्यवहार होता रहा है, जी एक इंटरैक्शन होता रहा है, या तो भोजपुरी कल्चर के लोगों से जी या भोजपुरी पीपल से, मैथिली के लोगों से, जी वो है। जी। सर अगर मित्रता की बात करें तो आगे चलकर आप कई विकास संबंधों में भारत ने मदद की है नेपाल की, आगे चलकर और ये मित्रता किस तरफ आगे बढ़ सकती है और किन क्षेत्रों में जो है नेपाल को भारत की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ सकती है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखा जाए मुख्य रूप से वो नेपाल को अभी स्किल्ड होने की जरूरत है। जी अब नॉलेज का स्पेशलाइजेशन जिस तरह से पूरे विश्व में हो रहा है, जी तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज वाले यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ही अभी वहाँ पर है। जी तो अब इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, पैरामेडिकल का क्षेत्र हो, या सिविल कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जी उसमें नेपाल को आगे आना होगा। जी और मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे आने में भारत सरकार भी मदद कर रही है, क्योंकि कई वहाँ पर जो एकेडमीज़ हैं, वो एकेडमीज़ खास करके मेडिकल क्षेत्र की जो एकेडमीज़ है, पारा मेडिकल की जो एकेडमीज़ है, वो भारत सरकार संपोषित योजनाओं के तहत है। जी तो उसको अपने पीढ़ी के लिए भविष्य में, और तब स्वाभाविक रूप से भारत उसके साथ है, जी रहेगा, संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित था, रहेगा और बढ़िया होगा। जी। सर भारत की जो योजनाएं हैं, डेवलपमेंट योजनाएं हैं, मैं चाहूँगा उस पर के बारे में आप जो अन्य योजनाएं, कुछ आपने चर्चाएं की, कुछ और अन्य योजनाएं हैं, उस पर और थोड़ा प्रकाश डालें। देखा जाए मेनली वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत वैली के क्षेत्रों में है, जी। घाटी के क्षेत्रों में। तो घाटी में बर्फ है, पहाड़ है, तो पहाड़ और घाटी को काट कर छांट कर बहुत विस्तार पूर्वक
बनाया जा सकता है और जी। उसकी वहाँ पर शिद्दत से आवश्यकता महसूस की जाती है। जी वो पर्यटन के क्षेत्र में भी उसको विकास करेगा नेपाल को, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आदमी आसानी से नहीं पहुँच सकता। जी तो उन जगहों पर जो सड़क निर्माण या रेल निर्माण, जी। वो भारत सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और कभी कभी या जब तब होते रहता है। वो जो बैठकें होती हैं उन बैठकों में ये मुद्दा उठाया भी जाता जी। है और भारत उन मुद्दों को स्वीकार भी करता है जी और वही स्वीकारोक्ति का रहदर ये दोनों तरफ से उठता है। जी माने भारत के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ मेरी माने योजनाएं लगे, जी नेपाल विकास करे, जी तरक्की के राह पर आगे आए, जी। अग्रसर हो। जी तो ये लोग भी चाहते, तो एक जो आंतरिक दबाव पड़ता जी है जी सरकार पर या आंतरिक भावना का सम्मान करते हुए भारत सरकार भी वहाँ पर सड़क के क्षेत्र में जी काफ़ी योगदान कर रही है। जी रेल लाइन की तो बात की ही गई। जी जी सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमें दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। देखा जाए वो विजिट नेपाल 2020 वो कार्यक्रम काफ़ी कोविड-19 ने उसको काफ़ी प्रभावित किया। संभव है कि नेपाल निकट भविष्य में उस कार्यक्रम का एक्सटेंशन देते हुए विजिट नेपाल 2023 करे, 2024 करे। तो वो विजिट नेपाल 2024 या 25 जो भी करेगा उसमें मैं यही कहूँगा कि नेपाल घूम आया जाए एक टूरिस्ट के रूप में। इससे उसको न केवल आर्थिक मदद होगी बल्कि एक संबंध जो पड़ोसी का संबंध, एक मैत्री संबंध और गहरा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो विजिट नेपाल 2020 जो परियोजना थी वह परियोजना मूल रूप से भारत पर ही केंद्रित थी, क्योंकि टूरिस्ट अधिक से अधिक यहीं से जाते हैं, हालांकि जाते पूरे दुनिया से हैं। तो यही वो योजना मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार फिर से लाएगी। 2020 गुजर गया, काफ़ी प्रभावित हुई वो योजना। जब वो योजना लाएगी तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएं जी और पर्यटन स्थलों का लाभ लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए। हमारे दर्शकों को आपने भारत नेपाल मैत्री संबंध के बारे में इतनी सारी जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, किस तरह से मित्रता चारों तरफ फैली है और भारत ने हर वक्त किस तरह नेपाल की मदद की और हमेशा परिस्थिति जैसी भी हो उसमें भारत ने नेपाल का साथ दिया। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।